तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव तरफ से हट कर के है। ये जिन लोगों का इंग्लिश होगा, ठीक है, पीजी में, और उनसे अगर ये सिलेबस मैच करता हो तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा, ठीक है। पीजी इंग्लिश के लिए है। ये हम लोगों के यहाँ पर ही 4 पेपर है, ठीक है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। आज जो है पूरी तरीके से हम लोग इस पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं, पेपर 5 को, ठीक है। जिसमें से क्या है, पेपर का नाम पेपर 5 स्किल इन्हांसमेंट, ओके। यूनिट 1 इसका सिलेबस जो है वो क्या है, ELT इन इंडिया। ELT मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। अब इसके में हमारे इसमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि भैया जो इंग्लिश है उसका क्या फंक्शन है अभी के इंडिया में, कंटेम्प्रेरी इंडिया में। ये पहला सिलेबस है यूनिट 1 में। दूसरा कि ELT का जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो बताओ, ठीक है। इस ELT के साथ क्या प्रॉब्लम है ELT पढ़ाने में वो बताओ, ठीक है। और साथ में जो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक झारखंड के लोगों को क्या है वो बताओ। मतलब यूनिट 1 जो है वो अपने आप में 4 पॉइंट में सिलेबस को रखता है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट 2 भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी 1 पहले देखते हैं। सारा सिलेबस बाय सिलेबस है, ठीक है। तो एक अच्छे एकदम स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वे में इस नोट्स को मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और अभी से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यही बात कि भैया ये यूनिट 1 है वो 4 चीज़ों से बात करता है, ठीक है। एक तो क्या फंक्शन है, फिर शॉर्ट हिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में इंग्लिश टीचिंग का, उसके बाद झारखंड में स्पेसिफिकली क्या है, ठीक है। तो ELT सबसे पहला जो बात आता है कि वो ELT है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है क्या, इसका मतलब क्या समझते हैं। तो भैया ये क्या है, एक तरीके का मेथड है, प्रिंसिपल कह सकते हैं और प्रैक्टिस कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इंग्लिश को टीच करने में, टीचिंग करने में, लेकिन एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ELC, ठीक है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो ELT क्या है भैया कि ELT कुछ नहीं है, एक मेथड कह लो, या तो एक प्रिंसिपल कह लो, या फिर प्रैक्टिस कर लो, जो इनका इस्तेमाल किया जाता है किस में, तो इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने में। कैसे, एज अ प्राइमरी, क्या नहीं, एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। और या तो कह लो कि फॉरेन लैंग्वेज। यही है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का मतलब। अब अकॉर्डिंग टू APR हॉट के अकॉर्डिंग चले तो क्या कहते हैं कि ELT क्या है, तो इनका किसी का ना कोट करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली अगर ELT आएगा तो ELT को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू APR हॉट। क्या है, एक सिस्टमैटिक टीचिंग है इंग्लिश टू लर्नर हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। मतलब ELT क्या है, एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज, एक सिस्टमैटिक टीचिंग है किस चीज़ का, इंग्लिश का। किसको, तो लर्नर को, जो सीखना चाहता हो, जो सीखना चाहता हो, और वो ऐसा इंसान हो जिसका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ELT। समझ गए, ये APR हॉट के जरिए। तो ये डेफिनेशन के लिए हो गया। यहाँ कुछ है इंपॉर्टेंट थिंकर और उनके कंट्रीब्यूशन, तो ज़्यादा है नहीं। कुछ हम लोग APR हॉट को तो हम लोग चलो इसका डेफिनेशन में कर दिए कि भैया ये क्या है कि एक सिस्टमैटिक टीचिंग है किस चीज़ का, इंग्लिश का, किसको, लर्नर को, जिसका पहला लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो इनका तो चलो कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ ले लेंगे कि भैया वहाँ से डेफिनेशन हो गया। और उसी में इन्होंने क्या है कि भैया ये है एक हिस्टोरियन ELT के, ठीक है। और इनके बारे में क्या लिखते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर HH स्टर्न है, उन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल को डिफाइन किया है, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल को, कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, इस चीज़ को डिफाइन किया है, ठीक है। तो इतना इतना काफ़ी है, या इनमें से एक और किसी को दे सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो ज़्यादा क्या है, एक दो याद करो और सफिशिएंट ही रहेगा, उतना ही, ठीक है। या तो किसी और का ले लो, तो भैया माइकल हैरिडे, इन्होंने फंक्शनल लिंग्विस्टिक पर लिखा है, या फंक्शनल लिंग्विस्टिक में इनका कंट्रीब्यूशन है। स्टीफन कर्सन, ठीक है, ये इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। एक्विजिशन क्यों, क्योंकि हम लोग जो है एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है,
हम लोग वो हमारे में इनहेरिट नहीं है, हम लोग एक्वायर कर रहे हैं अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से। तो इसीलिए तो बस इतना कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। एक तो हम लोग इनका डेफिनेशन में यूज़ कर लेंगे, दूसरा हम इनका एच स्टैंड को कि भैया इन्होंने क्या क्या डिफाइन किया है, प्रिंसिपल, किस चीज़ के प्रिंसिपल को, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल को डिफाइन किया है, और एक दो को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश राइटर हैं जो कि कनेक्ट हैं इस लैंग्वेज के साथ। तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं, वो उनका फेमस वर्क देखो तो भैया हैमलेट और मैकबेथ, ठीक है। जॉफ्री चौसर द कंटेम्प्रेरी टेल्स, अभी पीजी सेमेस्टर 1 में इसको पढ़ करके आए हो। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये भी पढ़ करके आए हो। तो ये सब कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, ठीक है। मुल्क राज आनंद, अनटचेबल्स, ओके। अब जो है यहाँ तक ये समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब जो है हम ये पर इस पे पहले लाइन पे घुसते हैं, फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। क्या है ELT, वो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन में जाते हैं, ठीक है। फंक्शन में पहला इसका क्या फंक्शन है कि ये एक जो है लिंक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश क्या करता है, कनेक्ट करता है लोगों को, कहाँ से भैया, तो इंडिया के अलग अलग कोनों में या वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में। तो मतलब ऐसे लोगों को कनेक्ट करता है जिनका जो डिफरेंट लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो, ठीक है, जिनकी भाषाएं जो है अलग अलग है, फिर भी लोगों को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो हम ऐसा इंग्लिश को ऐसे इसलिए कह सकते हैं कि ये एक लिंक लैंग्वेज है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि एक तमिल इंजीनियर है और एक पंजाबी बिजनेसमैन है। तो भैया पंजाबी को पंजाबी आता होगा, या तो हिंदी आता होगा, तमिल को तमिल आता होगा, या तो फिर या इंग्लिश आता होगा, या तो फिर यहाँ पर ही उसका रीजनल लैंग्वेज आता होगा, ठीक है। तो भैया कनेक्ट कैसे करेंगे पंजाबी और इंजीनियर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक लैंग्वेज के तौर पे जो काम करेगा वो करेगा कौन, इंग्लिश काम करेगा, ठीक है। तो यहीं पर ही थिंकर पे एक कोट और कर सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं इंग्लिश को कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। हम अंतर्राष्ट्रीय में कहीं भी कोई भी रिलेशन बनाना चाहते हैं, किस तरीके से भी कनेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें जो है इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं, बट वार्न भी करते हैं कि भैया तुमको जो है ना इंडियन लैंग्वेज को नेगलेक्ट नहीं कर देना है। अगर इंग्लिश तुम्हें लिंक लैंग्वेज के तौर पे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, लिंक लैंग्वेज के तौर पे तुमको मिल रहा है इंग्लिश, ठीक है, कि कम्युनिकेट करने के लिए, कि पूरी दुनिया से तुम कम्युनिकेट कर सको, तो उसके लिए तुमको अपना जो है इंडियन लैंग्वेज को नहीं भूल जाना है, ठीक है। कि हम बाकी इंडियन लैंग्वेज को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, उस तरीके से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी देना है, बट उतना नहीं, जहाँ तक मेरे को काम चल रहा है बस उतना में ठीक रखो। तो ये महात्मा गांधी के कोड। दूसरा क्या है फंक्शन कि भैया ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 ये क्या कहता है कि भैया हम ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है कि हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि जो इंग्लिश जो है ना वो ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये भी बात कहीं लिखा गया होगा, तो ये बात लिखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, ठीक है। कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, हिंदी है। लेकिन मैक्सिमम जगह पर ही जो वर्क होता है ऑफिस में वो किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारा हिंदी है, लेकिन जो इंग्लिश है वो अभी भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बात किस में लिखा गया है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इतना में। अब भैया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मतलब इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है, जुडिशरी में किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है, या गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज में कॉरेस्पॉन्डेंस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तीसरा जो भैया फंक्शन है वो है क्या, लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। हम लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन, उसमें क्या है कि आप रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी इसमें नहीं कम ही देखोगे, ठीक है। वो इंग्लिश में ज़्यादा दिखता है। तो भाई इंग्लिश जो है इसका इस्तेमाल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है ताकि इंजीनियरिंग पढ़ाया जा सके, मेडिसिन पढ़ाया जा सके, मैनेजमेंट पढ़ाया जा सके, लॉ साइंस ये सब जो पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम पहला क्या बोले कि भैया ये जो इंग्लिश है वो एक लिंक लैंग्वेज है। दूसरा क्या बोले भैया एक कम्युनिकेशन के तौर पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, उसी में कर सकते हैं। और तीसरा जो भैया हम बोले कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और चौथा क्या बोले, ये हायर लैंग्वेज या फिर हायर एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चार, ये लिंक वाला को हम दो हिस्सों में कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे करके एक ही में कर लो, ठीक है। तो लिंक लैंग्वेज, ऑफिशियल और हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में भैया चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, ये सब चीज़ जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चौथा जो भैया फंक्शन है वो क्या है कि इंग्लिश जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है, ठीक है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी कभी हिंदी में नहीं बता सकते, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल को बहुत ही हिंदी में अलग बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो भैया जितने भी जर्नल्स होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक जर्नल्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, ये सारे कुछ जो है ना मेरे भाई इंग्लिश में ही पब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं ये किस कौन सा चीज़, इंग्लिश। तो फंक्शन में 4 पॉइंट हो गया। पांचवा फंक्शन क्या है कि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक क्या है कि लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे। किस चीज़ में इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका टूरिज्म, एविएशन, डिप्लोमेसी, इंटरनेट, ये सब ये अगर इंग्लिश आ रहा हो तो इस फील्ड में किसी भी तरीके का अगर कहीं कनेक्ट करना हो दुनिया के किसी भी कोने में तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। ओके। छठा जो है कि भैया इंग्लिश जो है ना एम्प्लॉयमेंट में भी यूज़ होता है। अगर इंग्लिश आता है, ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आता है तो वो जो है ना आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि जॉब सर्च करने के लिए जाओ तो आपसे पूछता है कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो आपको लिखना पड़ता है हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ आता है या कोई और लैंग्वेज आता है, ठीक है, कोरियन आता है, जापानीज़ आता है, कुछ भी और आता है तो आप लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ इंडिया में जॉब करने के लिए जा रहे हो और इंग्लिश लिखे हो कि मेरे को इंग्लिश आता है तो आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी, आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज़ करता है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, आईटी सेक्टर का हो, मल्टीनेशनल कंपनी का हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में, यहाँ सब जो है इंग्लिश का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में देखो तो हिंदी और इंग्लिश इनके बीच वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें थोड़े से टसल्स होते हैं कि भाई भेदभाव किया जा रहा है, हिंदी वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रियोरिटी किसको दिया जा रहा है, इंग्लिश वालों को दिया जा रहा है, हिंदी वालों को दिखाई नहीं जा रहा है। क्वेश्चन उसके तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, ट्रांसलेशन थोड़ा सा इधर होता है कभी कभी, जो एक्चुअल मीनिंग होता है इंग्लिश वाला वो एक्चुअल मीनिंग हम लोग को हिंदी में नहीं दिखता है। तो अलग अलग तरीके से देखने के लिए प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी है, ठीक है, कि भैया अगर इंग्लिश आ रहा है तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। सातवां फंक्शन क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। डिजिटल में सोशल मीडिया हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आर्टिफिशियल ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ जितना भी देखो क्या कोई भी साइट या कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट यहाँ हिंदी में देखने के लिए मिलता है क्या, नहीं। अगर हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश में बात कर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश को भी हम किस में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोगों को इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इंग्लिश जो है डोमिनेट करता है इन सारी चीज़ों में, चाहे सोशल मीडिया होगा, सॉफ्टवेयर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। आर्टिफिशियल एआई को भाई तुम हिंदी में कैसे कोड दोगे, कैसे प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है, इस तरीके से। सॉफ्टवेयर को तुम कैसे डिज़ाइन करोगे हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। फिर लिटरेचर में इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है भैया। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैज़ गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। कैसे, तो हमारे पास बहुत सारे इंग्लिश राइटर आए, जैसे आर के नारायण आ गए, राजा राव, मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद अभी हम लोग इनका वो अनटचेबल्स बताएं, मेजर वर्क में अनटचेबल्स, ठीक है। सलमान रशीद, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, ये सारे हमारे पास लिटरेचर हैं, ठीक है। तो फिर एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि भैया हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ इंग्लिश देख रहे थे कहाँ पर ही, कंटेम्प्रेरी इंडिया में। तो ये एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे काम करता है, ठीक है। तमिल और पंजाबी कहीं भी से भी दिखा करके एग्जाम्पल शो कर देना है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दिखाता है कि हमारा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन 343 ये कहता है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन इंग्लिश को हम लोग एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो और गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस में हो, ठीक है। फिर ये हायर एजुकेशन में हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है ये। फिर एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। लिटरेचर में हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हो गए, थिंकर्स हो गए जो हमें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन दिलाए हैं अपने वर्क से, ठीक है। इंग्लिश जो है नेशनल इंटीग्रेशन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर अपने दोस्त सर्कल में भी देख लो, यहाँ एक दोस्त है ए, दूसरा दोस्त है बी, तीसरा दोस्त है सी, इसको इंग्लिश आता है, इसको इंग्लिश आता है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और तुमको इंग्लिश नहीं आता है, तुमको ये रीजनल लैंग्वेज या हिंदी आता है, तो तुम इन दोनों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। खुद को अपने आप को एलिनेट फील करोगे, अलग महसूस करोगे, ठीक है। कि इन लोगों से हटना चाहोगे कि अरे भाई क्या क्या बोल रहा है इन लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और चूंकि तुमको इंग्लिश नहीं आता है तो ये दो लोग भी तुमसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर एक दिखेगा ना इन्फीरियॉरिटी का दिखेगा कि भाई हम थोड़े से इन लोगों से इन्फीरियर हैं। तो इस तरीके से नहीं है। अगर इंग्लिश आता तो बताओ कि ये जो दोनों आपस में कनेक्ट है, ये तीसरा भी इनसे कनेक्ट हो जाता ना। तो इंग्लिश जो है एक्ट ऐसा करता है कि न्यूट्रल लैंग्वेज के तरीके से, मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ कहीं भी है तो उसमें एज अ न्यूट्रल लैंग्वेज काम करता है
और ये एक इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जो है इंग्लिश का ही इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, डिप्लोमेसी हो, ग्लोबल ट्रेड हो, ये सब जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। अब जो यूनाइटेड नेशन में हिंदी में नहीं बात कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि हिंदी रीजनल अपना इंडिया और अपना सब कॉन्टिनेंट जो है इसी तक ही सीमित है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को समझाना होता है। अगर हिंदी समझाएंगे तो सिर्फ हिंदी यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा तो कौन समझेगा? पाकिस्तान, इंडिया से श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब समझ सकता है, भूटान, नेपाल ये सब समझ सकता है, पूरा दुनिया नहीं समझ सकता है। लेकिन इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया समझेगा, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन, ठीक है, पहला जो यूनिट 1 में जो पहला सिलेबस का पॉइंट था कि फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो वहाँ पर ही हम लोग जो है वो 10 फंक्शन को देखे कि भैया एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे काम करता है, ठीक है, लिंक लैंग्वेज। उसके बाद यहीं पर ही हम लोग देखे कि तमिल और पंजाबी था, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम लोग देखे कि भैया आर्टिकल 343 में कहता है कि ये हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश को हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है ये, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का ये लैंग्वेज है, ठीक है। कम्युनिकेशन का है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में या ग्लोबल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन में, लिटरेचर में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है। अब फंक्शन ऑफ क्वेश्चन आए कि फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो भैया 10 पॉइंट काफ़ी है यार। हम तो भाई इस तरीके से बनाने वाले हैं डायग्राम वगैरह, ठीक है, अलग से, ठीक है। ऐसा डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस तरीके से। तो भैया इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, एंड द लैंग्वेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। उसके बाद मेन पॉइंट जो है वही जो अभी हम लोग डिस्कस किया, लिंक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, हायर एजुकेशन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एम्प्लॉयमेंट का, इंटरनेशनल रिलेशन, लिटरेचर, डिजिटल वर्ल्ड, नेशनल इंटीग्रेशन। कंक्लूजन में हम दे सकते हैं कि इंग्लिश जो है हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज इन मॉडर्न इंडिया वाइल को एग्जिस्टिंग विद द रीजनल लैंग्वेज। कि इंग्लिश ऐसा बन चुका है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये साथ साथ हमारे रीजनल लैंग्वेज के साथ ही चलेगा, ठीक है, इसको हटा नहीं सकते। अब जो है यूनिट 1 में जो है वो दूसरा जो है यूनिट 1 में जो दूसरा पॉइंट था कि शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ईएलटी इन इंडिया, ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का शॉर्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री ब्रिटिश पीरियड के पहले देखे तो भैया मतलब ब्रिटिश पीरियड के पहले देखे, ठीक है, प्री ब्रिटिश पीरियड में उस वक्त क्या था, एजुकेशन जो था वो कौन से लैंग्वेज में दिया जाता था। मेनली बात करें तो संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। इस वक्त अभी ब्रिटिशर्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है, तो संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक या प्राकृत, ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा जा कुछ, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ दिया जाता था, ठीक है। इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त नहीं था, बहुत कम ही इंपॉर्टेंस था। ये ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बात है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, अराइवल होता है ब्रिटिशर्स का। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्यों करती है? क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नीड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीजन था वहाँ सिर्फ हिंदी जान रहे हैं लोग, उन लोग इंग्लिश वाले लोग आए। अब हमारा हिंदी के साथ साथ हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पर ही अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है। तो भैया जो ब्रिटिशर्स आए उनको अलग अलग बोली भाषा तो सीखने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, कि हम हर जगह के हर भाषा हर बोली को सीख रहे हैं तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इन लोगों ने पैंतरा क्या अपनाया कि चलो हम अपना जो लैंग्वेज है इंग्लिश वही सब जगह रेप्लिकेट करते हैं, सबको सिखाते हैं, ताकि तभी हमारा काम हो सकेगा। तो इन लोग को जो कन्वीनियंस हुआ वो यही हुआ कि नहीं, इंग्लिश को सिखाते हैं पूरी इंडिया को, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जब जैसे ही एंट्री किया तो भैया इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया और सबको सिखाना चालू किया। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें क्लर्क चाहिए था, ठीक है, उनको अपने काम के लिए लोग चाहिए थे। तो भैया जब तक वो इंग्लिश नहीं जानेंगे तब तक लोग उनके काम को करेंगे कैसे? तो वो अपने पर्पज़ के लिए, अपने नीड के लिए उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। फिर लोगों को सिखाया इंग्लिश, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे एक्ट आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी, जब पढ़ोगे मॉडर्न पीरियड पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग लक्ष्मीकांत का, उसी में ये सब चार्टर एक्ट्स के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया की, ये सब सारी चीज़ें बात किए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, चार्टर एक्ट में गवर्नमेंट जो है वो फंड एलोकेट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है फंड एलोकेट करती है किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए। 1813 में ये बात हो रहा है। फिर इंग्लिश एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे क्या है, ऑफिशियल सपोर्ट उसको मिलने लग जाता है। फिर मैकॉले मिनट आता है। मैकॉले मिनट भैया GS1, UPSC,
इस बार का 2026 का मेंस में पूछ गया, ठीक है, कि क्या रिलेवेंस है भैया। तो थिंकर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले पूरा नाम, ठीक है। फेमस स्टेटमेंट इसका क्या है, कि क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ग्रुप के लोग चाहिए जो कि खून से और कलर से क्या हो, इंडियंस हो, खून और कलर से इंडियन हो, रंग और ये से खून से क्या हो, इंडियंस हो, लेकिन टेस्ट में क्या हो, इंग्लिश है। टेस्ट इन इंग्लिश मतलब कि उसका जो पहनावा हो वो इंग्लिश हो, उसका जो खाना हो वो इंग्लिश हो, उसका जो खाने का तरीका हो वो इंग्लिश हो, पहनने का, घूमने का, बोलने का, सब कुछ इंग्लिश हो। तो वो कलर और ब्लड खून से दोनों ही से वो इंडियन ही रहे, लेकिन टेस्ट में उसे क्या बनाना है, हमें इंग्लिश बनाना है, ठीक है। ये मैकॉले का स्टेटमेंट था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है कि भैया इंग्लिश को जो है ना ये मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बना दिया, ठीक है, मैकॉले, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से एक्सपैंड कर दिया। अब वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सपैंड करना है तो भैया वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए तो वेस्टर्न एजुकेशन तो तुम्हारा हिंदी में नहीं था, तुम्हारा रीजनल जो इंडिया में बोला जा रहा वो लैंग्वेज में नहीं था, तो किस चीज़ में था, इंग्लिश में था। तो जैसे ही इंग्लिश को हायर एजुकेशन में का मीडियम बनाया, माध्यम बनाया, इस चीज़ को अब ये एक्सपेंड कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अब लोग इंग्लिश सीखने लग गए थे इसीलिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है कि नेग्लेक्ट कर दिया था इंडियन लैंग्वेज को और इंडिजीनियस एजुकेशन को, ठीक है। संस्कृत में जो गुरुकुल सिस्टम चलता था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अपना रीजनल लैंग्वेज में जो पढ़ाई चलता था वो ख़त्म हो गया, और सिर्फ किसका डोमिनेंसी कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। फिर वुड डिस्पैच आता है 1854 में, ठीक है, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। वुड डिस्पैच को क्या जानते हैं 1854 में, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब ये क्या रिकमेंड करता है वुड्स डिस्पैच कि भैया टीचर का ट्रेनिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए। जब तक तुम बच्चे को सिखाने जा रहे हो, तुम खुद नहीं सीखे हो या तुम खुद अच्छे से नहीं बात किए हो तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएँ ताकि बड़े बड़े स्कूल उसके अंदर आ सके, कॉलेजेस उसके अंदर आ सके, हैंडल अच्छे से किया जा सके। फिर ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का हो, एजुकेशन का हो। जो भी काम वो करना होगा एजुकेशन रिलेटेड ही काम करेगा, ताकि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा सके। फिर फीमेल एजुकेशन पर भी बात किया गया है उस वक्त, ठीक है, कि नहीं फीमेल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी शिक्षा देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वुड डिस्पैच 1854 की ये कुछ रिकमेंडेशन थी। फिर आगे चल करके 1882 में 54 हुआ, 54 के बाद 82 हंटर कमीशन आता है, और इसका जो है फोकस वो होता है प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन में ये रिकमेंड क्या करता है कि भैया जो न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना और म्यूनसिपल बोर्ड्स हैं ना, वहाँ पर भी कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करता है कि प्राइमरी एजुकेशन को वहाँ पर भी वहाँ से ही प्रमोट करो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की भैया वो अर्ज करता है ये, ठीक है, ये हंटर कमीशन अर्ज करता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना उसका उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना। तो एज अ यूज़ ऑफ लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि कहता है कि जो एलिमेंट्री जो छोटे लेवल पर जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दिया करो। फिर सेकेंडरी स्ट्रीम ये क्या कहता है, प्रपोज करता है स्प्लिटिंग हाई स्कूल एजुकेशन इनटू 2 ट्रैक्स। हाई स्कूल को 2 हिस्सों में बांट दो, एक लिटरेरी ट्रैक किसके लिए, फॉर कॉलेज प्रिपरेशन के लिए, और एक दूसरा वोकेशनल ट्रैक किसके लिए, तो फॉर द कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल कैरियर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज प्रिपरेशन करना है तो आपको लिटरेरी वर्क ट्रैक पे जाना है, अगर वोकेशनल ट्रैक कॉमर्शियल करना है तो ये भैया ये सब के लिए जाना है, कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल के लिए जाइए, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया, प्राइवेट एंड वुमेन एजुकेशंस, ठीक है, इनकरेज करता है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज आगे आएँ, ठीक है, और एक्सपैंड करे, थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा अपना योगदान दे और एजुकेशन को बेटर बनाने की कोशिश करे, ठीक है, ताकि अच्छे से लोगों को वीमेन को एजुकेशन मिल सके। फिर आता है 1909 में क्या आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। अब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है तो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा किस चीज़ को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, यही तो करेगा। तो फोकस जो होगा वो रीच सिर्फ किस पे हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ पे। तो यहाँ पर ही ग्रांट किया गया 5 लाख रुपया, ठीक है, और 5 ईयर किस चीज़ के लिए, ताकि लाइब्रेरीज़ बने, टीचिंग स्टाफ आए और कुछ रिसर्च फैसिलिटीज़ आए, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए 5 लाख रुपए। फिर जा कर के 1937 में, हम लोग शॉर्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में ही शॉर्ट हिस्ट्री है, तो शॉर्ट हिस्ट्री में पॉइंट
बात खत्म। फिर वर्धा स्कीम आता है। वर्धा स्कीम जो प्रपोज्ड है किसके भाई महात्मा गांधी जी के जरिए, ठीक है। ये पैसेज किस चीज़ पे करते हैं कि भैया जो एजुकेशन होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, ठीक है। मदर टंग मतलब कि जो लैंग्वेज, जैसे कि झारखंड है, झारखंड में भी हम लोग यहाँ हैं तो मदर टंग यहाँ खोरठा हो जाएगा, ठीक है। तो कोर फीचर इसका क्या था वर्धा स्कीम का 1937 का, कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, ठीक है। कि हर जो बच्चा है 7 से लेकर के 14 साल उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मदर टंग का इस्तेमाल करो, ठीक है। जो प्राइमरी मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। मदर टंग मतलब अगर यहाँ पर ही हम लोग हैं इंडिया झारखंड में तो खोरठा हो, ठीक है। फिर क्राफ्ट सेंटर लर्निंग होना चाहिए। जो फोकस होना चाहिए वो बेसिक होना, बेसिक प्रोडक्टिव क्राफ्ट, जैसे कि भैया स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो कि लोकल इन्वायरमेंट पे सूट करता है। ऐसा चीज़ें मत पढ़ाओ जो पढ़ करके वो जॉब ही नहीं कर पाए, जो पढ़ करके वो अर्न ही ना कर पाए। तो ऐसी चीज़ों को तुम पढ़ाओगे, ऐसी चीज़ों को सिखाओगे जिससे वो बंदा पढ़ने के बाद तुरंत से ही अर्निंग स्टार्ट कर सके, ठीक है। फिर सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट देकर के आया, डिज़ाइन टू सेल आ स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर क्राफ्ट वुड पार्सली फुल्ली कवर टीचर सैलरीज, ठीक है। कि भैया अब ये क्या है, एक तरीके का स्टूडेंट कोई चीज़ बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे, क्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसको बेचेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। फिर डिग्निटी ऑफ लेबर्स, ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन मैनुअल वर्क एंड द इंटेलेक्चुअल लर्निंग टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट सिटीजन्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ये है कि भैया वर्धा स्कीम में जो महात्मा गांधी जी के जरिए प्रपोज किया गया था वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उसमें किस चीज़ का था कि मदर टंग पर वो हो, ठीक है। ब्रिट शॉर्ट हिस्ट्री है तो शॉर्ट हिस्ट्री के जैसा ही पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस आते हैं, ठीक है। जैसे राधा कृष्णा कमीशन आता है 1948 में। इसका कुछ कोर ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशन को देखते हैं। ये क्या है, इसका जो है ये राधा कृष्णा कमीशन 1948 का ये ना रिपोर्ट लाता है कि इस पे स्टेट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। रिपोर्ट लेकर के आता है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका काम क्या होता है कि सजेस्ट करता है कि भैया चेंजेस की क्या क्या ज़रूरत है, ग्रोथ टू फीड द नेशनल एंड फ्यूचर नीड, कि भैया वैसे चीज़ों को ये सजेस्ट करता है, ठीक है। राधा कृष्णा कमीशन 1948 कि भैया क्या इंडिया में चाहिए और क्या इंडिया के फ्यूचर के लिए सूट करेगा, इस चीज़ पे बात करता है, ठीक है। फिर बैलेंस प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद द जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मतलब तर्क वितर्क क्वेश्चनिंग ये सब कुछ करने का, इस तरीके से। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव था राधा कृष्णन कमीशन 1948 का, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन क्या देता है, यूजीसी का रिकमेंडेशन दिया, क्या दिया कि एडवाइज किया कि क्रिएटिंग अ नेशनल बॉडी टू मैनेज एंड फंड फंड हायर एजुकेशन, ठीक है। टू मैनेज एंड फंड द हायर एजुकेशन मतलब यूजीसी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा है इस पर, ठीक है, रिजर्वेशन वाला लेकर के। तो यूजीसी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसमें एक बोलता है कि नेशनल बॉडी बनाओ जिसमें से ये फंड और फिर बाकी चीज़ों को जो हायर एजुकेशन में जो बाकी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सके। फिर स्ट्रक्चर के बारे में रिकमेंड देता है कि रिकमेंड करता है कि 12 ईयर प्री यूनिवर्सिटी स्कूलिंग करो, ठीक है। कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट 12 साल तक बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ और फिर जो है उसको यूनिवर्सिटी में लेकर के आओ, ठीक है। 3 इयर्स बैचलर डिग्री रखो, ठीक है। ये तो चलो अभी भी 3 डिग्री बैचलर डिग्री है, ठीक है। देखो 12 तक अभी तक स्कूल में ही है, 10th स्कूल में, 11 12th भी लोग आजकल स्कूल में ही करते हैं, ठीक है। रूरल यूनिवर्सिटीज़ प्रपोज करता है स्पेशल रूरल यूनिवर्सिटी ताकि सपोर्ट हो सके किस चीज़ को, एग्रीकल्चर को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को, ठीक है। फिर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या बोलता है कि लोकल लेवल पे भैया क्या करना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो है इंग्लिश को किसके लिए रखना चाहिए, हायर एकेडमिक और साइंटिफिक लर्निंग के लिए रखना चाहिए, ठीक है। फिर टीचर एंड स्टैंडर्ड्स की बात करता है कि भैया बेटर पे स्केल इनको होना चाहिए, सर्विस रूल इनको अच्छा से आना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए इन कॉलेज टीचर्स के लिए कि भैया आपको क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चे को हेल्प करना है, ठीक है। फिर मॉरल एजुकेशन में भैया बेसिक मॉरल थिंग्स जो अभी हम लोग एपीएससी में एथिक्स पढ़ते हैं वो चीज़ आप लोगों को बचपन में ही बढ़ाना है, बताना है, ताकि वो वर्ल्ड के रिलीजन को समझ सके और टॉलरेंस को समझ सके और अपने अंदर टॉलरेंस लेकर के आए। नहीं तो अगर टॉलरेंस नहीं होगा तो इस डाइवर्स कंट्री में अपने को आए दिन क्लासेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो राधा कृष्णन कमीशन का हम लोग 1948 का ये हम लोग कुछ कोर ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, रिकमेंडेशन भी देख लिए, ठीक है। अब जो है हमारे पास 1952 में, ठीक है,
ये सारे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो राधाकृष्णन कमीशन 1948 हो गया, जो कि हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर मुदलियर कमीशन 1952, ये किस चीज़, इसका क्या रिकमेंडेशन है, तो 3 ईयर सेकेंडरी स्टेज के बारे में बात करता है कि 3 ईयर सेकेंडरी और 4 ईयर हायर सेकेंडरी स्टेज जैसा कुछ इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाओ, मल्टीपर्पज़ स्कूल मतलब कि स्कूल ऑफर करे डाइवर्स कोर्सेज को, ताकि अलग अलग स्टूडेंट अलग जैसा उनको एप्टीट्यूड सूट करता है उस तरीके से वो काम करेंगे। कोर करिकुलम करो कि कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूड करो, जैसे कि लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ और क्राफ्ट, ये सारे के चीज़ को डिफाइन करो पहले से, ठीक है। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर के आया कि भैया जो एम्फेसिस है इस चीज़ का, इसका मुदलियर कमीशन का, कि किस चीज़ का होगा, सबसे पहले कि भैया लर्निंग जो हो ना वो किस पे हो, मदर टंग में हो, रीजनल लैंग्वेज में हो और हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या हिंदी और इंग्लिश 3 भाषा में ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल गाइडेंस की बात करें तो अपॉइंटमेंट जो, ठीक है, गाइडेंस ऑफिसर का और कैरियर मास्टर का, ताकि वो बच्चे को असिस्ट कर सके, ठीक है, कि बच्चे को एडिशनल सपोर्ट दिया जा सके। इसीलिए भैया वो ऑफिसर, एज गाइडेंस ऑफिसर या कैरियर मास्टर, आज के समय में हम इन्हें मेंटोर्स कह रहे हैं, ठीक है, कि वो मेंटोर्स करेंगे, हमें गाइड करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की या रिडक्शन करने के लिए कहता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसमें कमी करो और इंट्रोड्यूस करो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट मतलब कि तुम अटेंडेंस कितना दे रहे हो, क्लास में एक्टिविटी कैसा है तुम्हारा, एक्टिव हो नहीं हो, इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ठीक है, वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसमें चीज़ पे मार्क्स बढ़ाओ। एक्सटर्नल में नहीं, एक्सटर्नल में चोरी कर लेते हैं लोग, अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। टीचर वेलफेयर की बात करें तो इम्प्रूव करने की बात कर रहा है टीचर के सैलरीज़ को, उनके ट्रेनिंग्स को और वर्किंग कंडीशंस को, क्योंकि टीचर्स के भी कंडीशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद तो मतलब कि ऊपर में देखे कि भैया राधा कृष्णन हायर एजुकेशन पे बात किया, ठीक है। मुदलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन पे बात करा 1952, और फिर हमारे पास कोठारी कमीशन आता है जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला पे रिकमेंड देता है, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला वही बात हो गया भैया, 3 लैंग्वेज फार्मूला कि भैया हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, या तो फिर कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ाओ, या नॉन हिंदी स्पेसिफिक स्टेट जहाँ पर ही है वहाँ पर ही, ठीक है, या फिर मदर टंग बताओ, ठीक है। ये बोलता है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है इन्वेस्ट करना चाहिए किस चीज़ पे भैया, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर पे एट लीस्ट, ठीक है। अपना जितना भी जीडीपी है उसका 6% जो है वो एजुकेशन पे ख़त्म करना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी पहले से हो गया, टीचर स्टेटस पे पहले से बात कर चुके हैं, ठीक है। यही सब चीज़ है। और 10+3 10, ये बात पहले भी आया था कि भैया स्कूल लेवल 12 साल तक स्कूल लेवल रखो, फिर 3 से तुम यूनिवर्सिटी में लेकर के आओ। तो यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर लेकर के आने की बात करता है कि 10 या 11 तक जनरल एजुकेशन दो, 2 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन दो और 3 साल फिर फर्स्ट डिग्री कोर्स दो। तो बीए हम लोग का फर्स्ट डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। फिर टाइमलाइन, सॉरी 10वां जो पॉइंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो कि एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर एनईपी 2020 जब आया था उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। तो ये जो एनईपी 2020 जो है वो फोकस किस पे करता है, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन पे फोकस करता है। मदर टंग पे बात करता है कि फाउंडेशनल लेवल पे जो चीज़ बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के लिए और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, वो ये साबित करता है एनईपी 2022। अब देखो शॉर्ट हिस्ट्री, ये जो यूनिट 1 है उसका दूसरा पॉइंट हम लोग चल रहे थे, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ईएलटी इन इंडिया। तो उसमें हम लोग प्री इंडिपेंडेंस पे बात कर लिए, ठीक है, कि भैया संस्कृत पर्शियन अरबी पहले पढ़ाया जाता था, इंग्लिश को वैसा बोलबाल नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट आया जिसमें से भैया फंड से लॉट होने लगे एजुकेशन के लिए, 1 लाख रुपया फंड ये किया गया था, ठीक है। मैकॉले मिनट आया जिसमें मैकॉले मिनट आया जिसमें कहता है कि भैया सारे जो इंसान हैं इंडियन के वो खून और रंग से इंडियन होने चाहिए, लेकिन टेस्ट से वो क्या होने चाहिए, इंग्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बात किया, इंडिजीनियस लैंग्वेज को ये कर दिया था। फिर वुड डिस्पैच आता है 1854 में, और ये हमें इसे कहते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता है। हंटर कमीशन 1882 में आता है जिसका फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे होता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में, जिसका जो बात करता है कि भैया हमको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। वर्धा स्कीम आता है जो महात्मा गांधी जी के जरिए प्रपोज किया गया है, ठीक है। मदर टंग को ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं वो। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे पास 3 कमीशन है, ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, ठीक है।
और एक मुदलियर कमीशन। तो राधा कृष्णन का क्या क्या है रिकमेंडेशन, ये भी हम लोग देख लिए कि भैया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, रूरल यूनिवर्सिटी लेकर के और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखो, तो रीजनल वाला वही 3 लैंग्वेज वाला, ठीक है। टीचर्स मॉरल ट्रेनिंग्स, ठीक है। फिर मुदलियर वाला में फिर कि 3 ईयर सेकेंडरी स्टेज ले करके आओ, ठीक है। 4 ईयर सेकेंडरी में रखो, 3 ईयर, ठीक है, प्राइमरी वाले रखो, या तो 3 रख लो या 4 रख लो, ठीक है। उसके बाद मतलब कि मुदलियर का सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस था, और कोठारी कमीशन का ये जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला पे। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हम लोग ये देख लिया, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश टाइप है। उसके बाद इंग्लिश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे बात करता है। फिर NEP 2020 देख लिए। तो ये है दूसरा पॉइंट भी हम लोगों को ख़त्म हो गया। अब जो है यूनिट 1 का ये तीसरा पॉइंट्स है, ठीक है, कि जो है ना प्रॉब्लम्स है भाई टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अगर इंग्लिश को टीच कर रहे हैं इंडिया में तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारे चीज़ों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो क्लासरूम है इंडिया में, वो क्लासरूम बहुत ही बड़ा लार्ज होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा क्लासरूम होता है। तो जो टीचर है वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते हैं हर बच्चों को। एक क्लासरूम है, उसमें 100 200 150 बच्चे बैठे पड़े हैं, तो उसमें जो है कि इंडिविजुअल एक बच्चा क्या कर रहा है उस पर फोकस नहीं होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक लार्ज क्लासरूम है। दूसरा क्या है कि भैया क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर ELT ट्रेनिंग लैक कर रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का ट्रेनिंग है वो ही नहीं मिला है उन लोगों को, और वो पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको जो जितना देना चाहिए आउटपुट, वो आउटपुट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये भी है, एक लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स है। तीसरा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स, ठीक है, कि जो है टीचिंग जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्या हो जा रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जा रहा है, ठीक है। आपका सीखनिंग लर्निंग वाला जो है वो कम है, और टीचिंग जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। क्या मेमोराइज़ कर रहे हैं, ग्रामर के रूल्स, ठीक है, कि कब क्या लगता है, कब इज़ हमारा हैज़ बीन लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ मेमोराइज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको फ्लुएंसी नहीं दोगे, तब तक वो कैसे सीख पाएंगे भैया। गलती करना तो भैया सबसे पहला स्टेप है ना सीखने का, अब वही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया डायरेक्ट ही बोला जाता है कि अगर आप रूल्स मिस किए, अगर आप कुछ गलती किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सीखने से ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो चुका है। चौथा कि मदर टंग इंटरफेरेंस है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो हैं प्रोनाउंसिएशन ग्रामर फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। स्टूडेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से मिल रहा है, तो उनके रीजनल लैंग्वेज से। तो बहुत सारा का एसेंट जो देखेंगे, जो प्रोनाउंस करने का वो अलग अलग वैरी कर सकता है। उसको उसमें दिखेगा कि मदर टंग का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा कि उसी लैंग्वेज में वो बोल रहा है, ठीक है। फिर लैक ऑफ एक्सपोजर है। लैक ऑफ एक्सपोजर कहने का मतलब है इंग्लिश इज़ वेरी रेयरली यूज्ड आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, कि इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक टीचर आता है अगर वो, तो इंग्लिश वो जब तक टीचर क्लास में है तब तक बात करता है, ठीक है, और इंग्लिश में बात करता है। उस वक्त बच्चे डर से भी बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश जब बाहर निकलते हैं क्लासरूम से तो वो इंग्लिश नहीं यूज़ होता है। तो लैक ऑफ एक्सपोजर, कि हम लोगों का जो है एनवायरनमेंट वैसा नहीं है इंग्लिश के जैसा, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बहुत सारे स्कूल जो है वो लैंग्वेज लैब्स नहीं है उनके पास, लाइब्रेरीज़ नहीं है, इंटरनेट्स नहीं है कि जहाँ से लोग सीख सके, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है। अगर स्मार्ट क्लासरूम है तो इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम है तो भैया उसमें लाइट नहीं है, पैनल्स लगा दिए हैं, लाइट सही नहीं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सातवां जो प्रॉब्लम है वो फियर ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, कि स्टूडेंट जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनमें डर होता है, फियर होता है कि भाई अगर गलती हो गया तो वो क्या सोचेगा, हम ये गलती बोल दिए तो वो क्या सोचेगा, इस तरीके का होता है, फियर होता है। तो फियर क्यों होता है? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी के ऊपर के प्रॉब्लम्स उसमें ऐड कर दो, क्योंकि टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने अच्छा से सीखा नहीं, मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, ऐसा ऐसा चीज़ है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन सिस्टम, फोकस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वो राइटिंग पर है, ना कि कम्युनिकेशन स्किल पे। क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात किस पे चीज़ करता है, मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। तो मार्क्स लाओ तो इसलिए बच्चे मेमोराइज़ करने लग जाते हैं, ना कि सीखने लग जाते हैं, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़ है। हमारे पास 2 क्लासेस है, हैव एंड हैव नॉट्स, ठीक है।
पुअर भी है, रिच है, ठीक है। तो सारे कोई एक पैमाने पे तो खड़ा नहीं है ना भाई, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हर एक तरीके का एक्सपोज़र जो है हर एक बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। तो अर्बन स्टूडेंट को जो है ज़्यादा इंग्लिश एक्सपोज़र मिलता है और रूरल स्टूडेंट को नहीं मिलता है। रूरल स्टूडेंट को जो है रूरल लैंग्वेज का मिलता है, खोरठा मिलता है, बंगाली में, मतलब कि जो भी कोंकणी, मणिपुरी, मतलब जहाँ भी जिस भी लैंग्वेज में है उस तरीके का वहाँ एक्सपोज़र मिलता है। फिर लिमिटेड प्रैक्टिस है कि भैया स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग का। तो इसलिए है कि डिबेट वेट जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट को भैया अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है ताकि वो इंग्लिश बोल सके, ठीक है। थिंकर्स का क्या व्यू है यहाँ पर ही, तो स्टीफन कर्सन है, वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलप होगा वो कैसे होगा, थ्रू द कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। अब कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट क्या है भैया, तो कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट जो है वो ऊपर के जो 10 प्रॉब्लम्स बताए हैं इनको ठीक कर लो। यही है कि भैया लार्ज क्लासरूम को बदल दो किसमें, स्मॉल क्लासरूम में, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या हो, बहुत ही कम हो, इंडिविजुअल फोकस हो सके। यहाँ जो लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर है, यहाँ क्वालिफाइड टीचर को भर्ती कराओ, उसके लिए एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराओ, ठीक है, ये पेपर लीक वाला मामला ना आए, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से नहीं ये चलाओ कि भैया डायरेक्टली आप जो बोल रहे हो, जो समझ रहे हो उसी तरीके से बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है कि रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। मदर टंग इंटरफेरेंस है तो ठीक है, एक समय तक उसको हम छूट देते हैं, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गए। लैक ऑफ एक्सपोजर है तो एक्सपोजर बढ़ाओ, अपना इन्वायरमेंट उस तरीके से क्रिएट कर दो कि सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तुम्हारा दोस्त है चाहे कोई भी हो, सब तरीके के। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गवर्नमेंट से डिमांड करो, ठीक है, गवर्नमेंट से हमेशा डिमांड करो, प्रोटेस्ट करो, अभी प्रोटेस्ट ही चल रहा है हर जगह, एजुकेशन लेकर के सब चीज़ के। तो इस तरीके से डिमांड करो कि भैया मेरे को एजुकेशनल लैब दो, लाइब्रेरीज दो, इंटरनेट दो, ठीक है। फियर ऑफ इंग्लिश है, फियर तभी डर होगा, डर के आगे जीत है। तो डर को मारने के लिए भैया डर से फेस करना पड़ेगा। तो बार बार टूटा फूटा कुछ भी बोलो, ठीक है, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो एजिटेशन दूर होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड रखना चाहिए, ना कि मार्क्सिंग और राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। अब सुनना चाहिए लोगों को, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम सबके तक वो जो डिवाइड है, ठीक है, वो डिवाइड को दूर करे, ठीक है। एक जो बेटर एजुकेशन है, बेटर एक्सपोजर है, वो हर तक पहुंचा सके, ठीक है। लिमिटेड प्रैक्टिस है तो उसको हम लोग लिमिटेड से अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सके। तो यही थिंकर स्टीफन क्रैसन का है कि लैंग्वेज डेवलप होगा कैसे, तो कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट से। और कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट ऊपर के 10 अभी हम लोग देख लिए। न्योम कॉम से है, वो क्या कहते हैं, ह्यूमन पोजेस एंड इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है, कि ह्यूमन के क्या पास है, इसके पास एक क्षमता है, उसके पास एक एबिलिटी है कि वो जो है एक्वायर कर लेगा कोई भी लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये 2 थिंकर्स काफ़ी है हमारे पास। और अगर बोले तो जैक सी रिचर्ड्स ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन शुड बी द गोल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, कि कम्युनिकेशन का जो है मतलब कि जो गोल है लैंग्वेज टीचिंग का, वो राइटिंग और एग्जाम ओरिएंटेड और ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन कहने का मतलब बातचीत हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से हमारी फ्लुएंसी निकल करके आ रही है, ये चीज़ गोल होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन शुड बी गोल ऑफ द इंग्लिश टीचिंग, ठीक है, ना कि ग्रामर ये ओके। तो प्रॉब्लम जो था अभी हम लोग इंडिया में देख लिए, ठीक है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लिए। अब जो है इसका जो है चौथा या पांचवा पॉइंट था, क्या था, यूनिट 1 का, अच्छा ये तीसरा था, यूनिट 1 का जो चौथा जो पॉइंट्स है कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन कहाँ पर ही मेरे भाई, झारखंड में क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश टीचिंग का, ये मेरे को बता दो तुम। तो झारखंड में क्या है कि हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भैया, तो एक तो सबसे पहला चैलेंज है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है, ठीक है, एडिशनल लिंग्विस्टिक चैलेंज है। बड़ा अच्छा खोरठा में ऐसा है कि ऐसा है कि कैसे 4 कदम पर, ऐसे बोला जाता है, कहावत है कि 4 कदम कदम पर बदले पानी और वानी, ठीक है, कि मतलब अब 4 कदम जाओगे तो आपको पानी का टेस्ट बदल जाएगा, आगे 4 कदम जाएगा तो आपका वानी करने का मतलब कि जो आप बोल रहे हैं, आपका जो बोली है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो मेजर जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे झारखंड में इंग्लिश टीचिंग को लेकर के, वो क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट है सबसे पहला, ठीक है। मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि हमारे झारखंड में कोई एक भाषा नहीं बोला जाता है कि हिंदी है तो हिंदी पूरा झारखंड में 2400 जिला में बोला जा रहा है, इंग्लिश है तो 2400 जिला में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, खोरठा है तो 2400 जिला, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारा लैंग्वेज है, हमारे झारखंड में ही पूरे तरीके से डाइवर्स है, डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। हिंदी भी बोलते हैं, नागपुरी भी बोलते हैं, कुरुक भी बोलते हैं, मुंडारी हो, संथाली, खरिया, बंगाली, ये सब कुछ हमारा झारखंड में बोला जाता है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ऑफन लर्न इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज, तो उनको तीसरा लैंग्वेज सीखना पड़ जाता है कि सबसे पहले तो एक रीजनल है, कोई नागपुरी बोल रहा है तो नागपुरी के साथ भैया उसको हिंदी भी जानना है, हिंदी के साथ उसको फिर अब इंग्लिश
जाना है तो वो थर्ड लैंग्वेज हो जाता है। तो तीसरा प्रॉब्लम्स है। दूसरा, ठीक है, एक रूरल बैकग्राउंड्स कि भैया हमारा जो एक्सपोज़र है वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड एक्सपोज़र है इंग्लिश का आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। चलो हम रूरल इंडिया, रूरल झारखंड में इंग्लिश के लिए हम क्या बना दिए, स्कूल बना दिए, एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर भी लेकर के आए, लेकिन वो टीचर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है कहाँ, क्लासरूम तक। फिर से वो बच्चा बाहर आ रहा है तो भैया उसको गांव के ही बच्चे मिल रहे हैं, उसके घर के आसपास के ही बच्चे मिल रहे हैं, वही देहात वाला ही मिल रहा है, तो भैया वो इंग्लिश कहाँ से बोले पाएगा, ठीक है। तो एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ है, बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल स्टूडेंट है, मतलब कि अभी सीधा ट्राइब्स थे भैया, डोमिनेट ट्राइब्स, मतलब कि ज़्यादा मेजोरिटी बात करो तो ट्राइब्स हमारे झारखंड में है ना भाई, बहुत सारे। तो वो ट्राइब्स जो हैं वो अभी तक निकल करके नहीं आ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो अभी उनका जो बच्चा है वो अभी आ करके यहाँ ज्वाइन कर रहा है मेंस स्ट्रीम को, और अब उसको जो है स्कूल में इंग्लिश सीखने के लिए मिल रहा है। तो ट्राइबल एरिया का प्रॉब्लम है हमारे पास। फिर एक प्रॉब्लम है कि भैया हमारे पास टीचर नहीं है, सॉर्ट ऑफ टीचर्स, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है भैया टीचर्स के लिए, ठीक है, कि एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम निकालो तो पेपर लीक मत कराओ, इस तरीके से। तो बहुत सारे मेनी रूरल स्कूल लैक द ट्रेंड इंग्लिश टीचर्स, ठीक है। और जो ट्रेंड इंग्लिश टीचर हो ना वो अपने आप को समझता है भगवान है, हम भगवान हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो उस लेवल के स्कूल में जाना ही नहीं चाहता है, वो समझता है कि मेरा स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, हम वहाँ क्यों जाए। तो भैया वो टीचर का जो इंटेंशन है वो भी होना चाहिए, ठीक है, टीचर का इंटेंशन होना चाहिए कि हम जा कर के सर्व कर सके, बच्चों को सिखा सके, अगर हम सीखे हैं तो। ऐसा नहीं है कि अगर हम सीख लिए हैं तो भैया हम सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया में ही रहेंगे, जहाँ सब कुछ मिलेगा हमको वहीं रहेंगे, तो फिर आपका सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल जो है इंग्लिश जो लर्न टीचर है वो लैक कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास वैसा टीचर्स नहीं है, ठीक है। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज लैब नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, इंटरनेट है, ऑडियो विजुअल नहीं है। फिर टीचर सेंटर टीचिंग है, ठीक है। स्टूडेंट रिमेन पैसिव लिसनर, ठीक है। हमारे अभी यूनिवर्सिटी में भी, मतलब कि कॉलेज में भी यही होता है कि भैया टीचर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहे, बोले जा रहे, बच्चा को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई पूछता नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सुने जा रहे हैं बच्चे। तो पैसिव लर्निंग नहीं होगा ना फ्रूटफुल, पैसिव लर्निंग जो बच्चा सुन रहा है वो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा। तो टीचर सेंटर से लेकर के स्टूडेंट सेंटर हम लोग को रखना पड़ेगा, स्टूडेंट सेंटर टीचर्स, कि स्टूडेंट फोकस्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है पैसिव लर्नर है, ये झारखंड का एक प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज़, ठीक है, बच्चे जो हैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो कि ट्राइबल एरिया से हैं, तो वो अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो मेरा भी टंग स्लिप हो रहा है अभी भी। तो इन्फ्लुएंस जो है मदर टंग का वो हमको देखने के लिए मिलता है, जिससे प्रोनाउंसिएशन एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक चैलेंज है हमारे झारखंड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश एजुकेशन को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, उनके पास इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत किसको है, गवर्नमेंट को, कि बच्चे बच्चे तक इंग्लिश एजुकेशन पहुंच सके। फिर एग्जामिनेशन प्रेशर होता है तो स्टूडेंट सीखने पे कम और रटने पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो स्टूडेंट जो है फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, कि भैया एग्ज़ाम कैसे ही पास कर ले, ना कि हमको लैंग्वेज स्किल हमको डेवलप नहीं करना है, हम कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या हो कि भैया एग्ज़ाम कैसे पास कर ले, यही उसके दिमाग में चलते रहता है, ठीक है। अब क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो जितना कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स है मेजर प्रॉब्लम, इन्हीं चार प्रॉब्लम्स को अगर हम उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में यही है कि भैया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आओ, ठीक है, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेकर के आओ, डिजिटल लर्निंग टूल लेकर के आओ, लैंग्वेज लेबोरेटरीज, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, पैसिव नहीं, रीडिंग हैबिट डलवाओ, ठीक है। हमारे कुछ फैकल्टीज़ हैं जो हम लोग से ये भी करवाते हैं, स्पीकिंग क्लब्स लेकर के आओ, कंटिन्यूस असेसमेंट करो बच्चे का, ठीक है, बाईलैंग्वेज टीचिंग करो शुरुआती स्टेज पे। अब शुरुआती बच्चा गया है, अभी वो ट्राइबल एरिया से है, रूरल एरिया से है, उसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप इंग्लिश बोले जा रहे हो, नहीं, पहले स्टार्टिंग लेवल पे हिंदी बोलो, हिंदी के बाद धीरे धीरे उसको आदी करो, हिंदी में ही थोड़ा सा इंग्लिश मिलाओ, उसी के साथ धीरे धीरे एक लेवल तक लेकर के आओ जहाँ पर ही वो बच्चा अब दोनों ही चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो चुका है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही चीज़ के लिए। तो उस तरीके के लिए कम्युनिटी सपोर्ट करो इंग्लिश लर्निंग के लिए। हम लोग बोले कि लिमिटेड एक्सपोजर है, तो वो उसके लिए कौन एक जिम्मेवार है, तो भैया हमारा कम्युनिटी जो है वही हमको एक्सपोजर दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ही कुछ है क्या, नहीं है।
ठीक है। तो हमारा यूनिट 1 जो है वो ख़त्म होता है यहाँ तक, ठीक है, यूनिट 1। अब जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शायद कितना मिनट का हो गया, 48-50 का हो गया, ठीक है। तो अब जो है यूनिट 2 अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, यूनिट 2 जिसमें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में है, साइमल्टेनियस एंड सिंक्वेंशियल लर्निंग के बारे में, फैक्टर्स जो इफेक्ट करेगा L2 लर्निंग, ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।